A very good evening. We will cover the whole syllabus of environment science optional for ACF exam of HPPSC. Let's begin today with the basic biology. सो बायोलॉजी का जो पहला चीज़ है वो बोल रहा है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विशिंग एंटिटी है जो कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड होम्योस्टेसिस। तो जो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग इन चीज़ों को, या नॉट लिविंग, जो कोई एंटिटी इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है बायोलॉजी में, उसको लाइफ बोला जाता है। तो उसकी जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके बारे में हमने डेफिनेशन में बात कर ही ली, उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उसका, उसका मेटाबॉलिज्म है जो है फीचर होना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करनी चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, होम्योस्टैसिस होना चाहिए, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन होना चाहिए। तो इसको हम बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे कि क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इट शुड बी मेड अप ऑफ सेल्स। देन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, इट शुड फॉलो द केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मेंटेनेंस। उसमें एनाबोलिज्म भी होना चाहिए और कैटाबोलिज्म भी होना चाहिए। एनाबोलिज्म मतलब किसी चीज़ को बिल्डअप करना, सब्सटेंसेस को बिल्डअप करना, एंड ब्रेक कैटाबोलिज्म का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। तो दोनों प्रोसेसेस जिस चीज़ में होंगी, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। Then growth and development. Growth and development, it should have increase in size and accumulation of cells. Reproduction, it should producing offspring, passing genetic material through DNA and RNA. Then it should show homeostasis. Homeostasis का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। जैसे कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, इट रेगुलेट्स, हमारी बॉडी जो है वो स्वेट, गर्मी में क्या करती है, स्वेटिंग करती है। तो होम्योस्टैसिस जो है वो एक रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। इट कैन बी ऑफ इकोसिस्टम, इट कैन बी ऑफ लाइफ ऑल्सो। देन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एक एक्सटर्नल ट्रिगर अगर हमें मिलता है तो उसके हिसाब से हमारी जो बॉडी है इट रिएक्ट्स। तो इट शुड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। देन अडेप्टेशन एंड एवोल्यूशन, विद चेंजिंग एनवायरनमेंट द बॉडी अडेप्ट्स एंड इट इवॉल्व, जैसे कि कोई भी लाइफ जो है वो करती है। तो ये सारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइफ की हैं। दिस इज कॉल्ड लाइफ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, growth and development, reproduction, homeostasis, response to stimuli, adaptation to adaptation and evolution। तो जिसको कि मैंने एक पेपर फॉर्म में बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। देन हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसकी जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या थ्योरीज हैं। तो इसकी जो सिंपल से जो दी ओरिजिनल जो पहले जो थ्योरीज दी गई थी वो इस प्रकार से हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, theory of spontaneous generation, theory of catastrophism, theory of cosmozoic, theory of eternity of life। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 5 थ्योरीज जो बेसिक थ्योरीज हैं इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो जिसको कि सिंपल तरीके से मैंने एक पेपर पे लिखा हुआ है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक, थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। नो, व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो है वो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में आती है और ये बोलती है कि जो लाइफ का जो एवोल्यूशन होता है, लाइफ जो क्रिएट की गई थी, इट वाज क्रिएटेड इन 6 days। एंड हिंदू माइथोलॉजी में बोला जाता है कि इट इज़ क्रिएटेड बाय द ब्रह्मा। तो 2 थ्योरीज जो है इसके ऊपर आती हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन माइथोलॉजी एंड हिंदू माइथोलॉजी। तो कि जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी है वो बोलती है, दोनों थ्योरीज लेवल ऑफ सेम चीज़ बोलती है कि दिस मीन्स नो डिफरेंस इन अपीयरेंस। एक सिंगल डे में आती है, द लाइफ वाज इवॉल्व इन अ सिंगल डे। देर वाज जो आज की लाइफ है और जो उस दिन इवॉल्व हुई थी उसमें कोई अपीयरेंस में कोई फ़र्क नहीं है, वैसे की वैसी ही है। इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म मीन्स नो एवोल्यूशन टेक प्लेस, लाइफ में कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है। एंड फुली डेवलप्ड ऑर्गन्स टू रन देयर लाइफ मीन्स नो अडेप्टेशन। तो ये थ्योरी जो है अपने आप में ही फेल हो जाती है, क्योंकि बोला गया है कि देर इज़ नो डिफरेंस इन अपीयरेंस। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपीयरेंस में फ़र्क नहीं है। देर इज़ नो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन तो हुआ ही है। देन द बॉडी पार्ट, द बॉडी ऑर्गन्स जो है वो वैसे की वैसे ही थे जब लाइफ ओरिजिन हुई। दिस इज़ नो अडेप्टेशन। सो ये थ्योरी जो है वो अपने आप में डिस्कार्ड हो जाती है। बट वी हैव टू मेंशन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन।
नो द सेकंड वन इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द नॉन लिविंग फॉर्म्स इन स्पॉन्टेनियस मैनर। लाइफ जो है इस धरती में नॉन लिविंग फॉर्म से जनरेट हुई है इन स्पॉन्टेनियस मैनर, अब्रप्ट तरीके से ये अपने आप ही जो है वो ओरिजिनेट हुई है लाइफ। एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द थ्री साइंटिस्ट एपिक्यूरस, अरिस्टोटल एंड वॉन हेलमाउंट। ये तीन साइंटिस्ट ने इसको सपोर्ट किया था। और सपोर्ट करना के लिए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्या उन्होंने अपना प्रूफ दिया था? उन्होंने प्रूफ दिया था कि मैगॉट्स, मीट रखा किसी साइंटिस्ट ने, और मीट के ऊपर जो वो मैगॉट्स मतलब सिंपल एक फ्लाई तरह के इंसेक्ट्स जो हैं वो जो है वो डिकेइंग सड़ता हुआ जो मीट था उससे वो जनरेट हो जाते हैं। देन फ्रॉग्स अपीयर फ्रॉम द मड ऑफ द नील रिवर। उन्होंने एक दूसरा प्रूफ दिया इसका कि फ्रॉग्स जो है वो मड, नील रिवर के मड से वो अपने आप ही पैदा हुए हैं। सो दीज बिलीव्स वर these proofs were given by the scientists Epicurus, Aristotle and von Helmont. बट लेटर ऑन फ्रांसिस्को रेड्डी 17th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट और लुइस पेस्चर 19th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका नाम दिया गया स्वैन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट इन 1860s। तो ये जो दो एक्सपेरिमेंट हैं ये प्रूव कर देते हैं कि ये जो एपिक्यूरियस, अरिस्टोटल और बॉन हेलमाउट ने जो एक थ्योरी दी थी, इट इज़ डिस्कार्ड, इट इज़ इसको इसको पूरे तरीके से डिस्कार्ड कर देते हैं। रेड्डी जो बोलते हैं कि जो मैगॉट्स जो हैं वो जनरेट हुए हैं मीट से, वो मीट से जनरेट नहीं हुए हैं। वो किससे जनरेट हुए हैं? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक जार में उन्होंने मीट को जो वो बंद कर दिया, ऊपर से एक कपड़ा रख दिया उस जार को, और उस मीट में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम जब मीट को ओपन में रखा गया तो उसमें क्या होता है कि एग्स जो हैं वो एग्स, फ्लाइज जो वो एग्स ले डाउन करती हैं, जिसके एग्स से मैगॉट्स जो वो क्रिएट होते हैं। तो उन्होंने बोला कि मीट में अपने आप से कोई चीज़ अब उत्पन्न नहीं हो रही है, इट इज़ द एग्स लेड डाउन बाय द फ्लाइज विच आर गिविंग बर्थ टू द मैगॉट्स। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है वो डिस्कार्ड हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ द थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म बोलती है कि साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रीओरिजिन ऑफ लाइफ ड्यू टू कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स। इस धरती पे क्या है कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, और लाइफ जो है वो अपने आप ही ओरिजिन होती है। तो ये जो है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म जो है वो इस तथ्य को बताती है। देन द थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक पेंस, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक जिसको कि दूसरे नाम से भी बोला जाता है, उस नाम का है पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक। थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक पैंसपर्मिया बोलता है कि जो धरती पे जो लाइफ है इट हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पोर्स फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स। दूसरे प्लैनेट से क्या आते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मेटेओराइट्स वगैरह जो आते हैं उनके साथ जो है वो कुछ स्पोर जैसे कि फंगी अलगे जो है उनके साथ आए हैं, जिसके कारण जो है कि धरती पे जो है वो लाइफ जो है वो उसका ओरिजिन हुआ। इसको जो दूसरे नाम से बोला जाता है दैट इज़ पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया के नाम से बोला जाता है, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय द साइंटिस्ट रिचर एंड सपोर्टेड बाय अर्न, प्रपोज्ड बाय रिचर एंड सपोर्टेड बाय अर्न। इन साइंटिस्ट के द्वारा इसको किया गया। और 1961 में इस थ्योरी को थोड़ा सा और टूल मिलता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर ऑब्जर्व इन द फॉसिल्स ऑफ मेटेओराइट्स। 1961 में जो फॉसिल्स जो आए थे किसी मेटेओराइट से, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए। देन द लास्ट थ्योरी इज़ द थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ बोलती है कि लाइफ वाज प्रेजेंट ऑन द अर्थ एंड विल कंटिन्यू। लाइफ जो है वो धरती पे पहले से ही थी, और ये कंटिन्यू रहेगी जब तक धरती रहेगी। तो हमने 5 थ्योरीज के बारे में बात की है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक एंड थ्योरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में जो है वो उसको बोला जाता है कैमोजेनी, एंड इट वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हेल्डन। ओपेरिन एंड हेल्डन की थ्योरी जो है इट वाज प्रपोज्ड बाय देम, दीज टू साइंटिस्ट। ये बोलती है कि लाइफ जो है वो जो उसका जो ओरिजिन है वो 3.3 मिलियन ईयर्स एगो होता है। लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन ओशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। तो लाइफ जो है वो कहाँ से ओरिजिन, लाइफ का जो ओरिजिन है वो ओशन से होता है। इट वॉज ओरिजिनेटेड 3.3 मिलियन ईयर्स एगो एंड इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ओपेरिन एंड हेल्डन जो है ये थ्योरी देते हैं, एंड इसको जो प्रूव करते हैं वो मिलर यूरे का एक एक्सपेरिमेंट होता है। इट वाज प्रूव्ड बाय दैट। नो इसके जो है वो अलग अलग फेजेस हैं, इस थ्योरी के जो वो अलग अलग फेजेस हैं
और वो फेजेस हैं, उसका जो फर्स्ट फेज़ है वो धरती जो है, अब मानो कि धरती 3.3 मिलियन ईयर्स एगो क्या है, धरती जो है उसमें डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये हो रहा है कि इसकी 3 लेयर्स बन रही हैं, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। जो हैवी मेटल से हैवी मटेरियल था जैसे कि निकल और कॉपर और आयरन जो था, इट वाज गोइंग इनटू द कोर। जो लाइटर्स थे, वो लाइटर मटेरियल जो थे वो क्रस्ट में आ रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं कि कोर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेंटल की कम और क्रस्ट की उससे कम होती है, तो लाइटर मटेरियल्स वर कमिंग ऑन द क्रस्ट। और उसके हिसाब से और जो आउटर हमारा जो एटमॉस्फेयर था, यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे गैसेस गैसेस जो है वो लाइट गैसेस रहती थी, जैसे कि एच ई, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2, ये सारी की सारी गैसेस जो हैं वो हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में हो रही थी। एंड इट दिस वाज, ये जो हमारी अ, धरती थी वो ऑक्सीजन से रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था उस टाइम, ऑक्सीजन डिवॉइड था, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम था, ऑक्सीजन जो था वो बहुत ज़्यादा कम था उस टाइम में। तो अभी क्या है कि धरती बड़ी गर्म है और धरती आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी है, हल्का हल्का ठंडी हो रही है, और डिफ्रेंशिएशन हो रहा है धरती में। डिफ्रेंशिएशन मतलब कि कोर मेंटल क्रस्ट बन जाता है, और हमारे धरती के बाहर जो है वो ये सारी गैसेज हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन, हीलियम के बारे में बात की, नाइट्रोजन की बात की, और ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा बिल्कुल कम है, रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर है। नो क्या होता है कि ये हमारा जो है वो एटॉमिक फेज़ है, दिस वॉज आवर आवर एटॉमिक फेज़। और उसके साथ साथ जो है क्या है कि डिफरेंट रिएक्शंस जो है उसके लिए एनर्जी सोर्सेज जो थी वो अवेलेबल थी, जैसे कि हीट फ्रॉम द वॉल्केनिक eruptions, लाइटिंग फ्रॉम द क्लाउड्स एंड यूवी रेज और एक्स रेज। तो एक तरह का रिएक्शन होने के लिए हमारा जो था एटमॉस्फेयर में, इट वाज रेडी, अर्थ वाज रेडी, अर्थ एटमॉस्फेयर वाज रेडी। तो ये हमारा एटॉमिक फेज़ है। एटॉमिक फेज़ में क्या होता है, उसके बाद हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, ये हमारा एटॉमिक फेज था, मतलब कि धरती जो वो रेडी है रिएक्शन के लिए। नो, द सेकंड इज द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या हो रहा है कि इन प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट एटम्स कुडंट कंबाइन। जो हमारा प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट था उसमें एटम जो वो कंबाइन नहीं हो पा रहे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एटम्स कंबाइन होना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि धरती ठंडी हो रही है। जैसे कि टेम्परेचर डाउन होता है, हाइड्रोजन विच वॉज मोस्ट न्यूमरस, जो हमारे एटमॉस्फेयर में उस टाइम हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा थी, एंड इट वॉज रिएक्टिव। इट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एटम्स फ्रॉम द वाटर, लीडिंग टू नो फ्री ऑक्सीजन। तो वाटर कहाँ से आया, अभी हमें पता होना चाहिए। उस टाइम डी गैसिंग हो रही थी धरती में, वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि धरती से काफ़ी सारी गैसेस निकल रही थी। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर था उसमें हाइड्रोजन आती है, होती है, और हाइड्रोजन के साथ क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है कंबाइन होते हैं, एंड ये हमारा क्या करते हैं कि एक तरह का वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्रिएट करते हैं, and that was present in the atmosphere. Hydrogen most numerous and reactive combined with O2 atoms from water leading to no, not from, it is form water. They form the water and leading to free no free oxygen at the time. तो हमारा जो वाटर जो है वो हमारा अभी प्रेजेंट हो रहा है कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। नो, अभी क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अमोनिया जो है वो सबसे पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। H2 from the atom, H2 atom combined with the N2 to form ammonia but remained in vaporized form। जो हमारा जो है H2 एटम जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है और अमोनिया फॉर्म करता है। तो दिस वाज द फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच वाज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। और ये हमारा जो है वेपोराइज्ड फॉर्म में रह रहा है, और हमारा जो वाटर है इट इज़ आल्सो इन द वेपोराइज्ड फॉर्म। तो दो तरह के हमारे जो है वो कंपाउंड्स बन गए हैं। नो अक्रेंस ऑफ रेन, जैसे ही धरती ठंडी होती है तो रेन होती है, रेन होने के बाद जो हो वाटर फिर से वेपोराइज हो जाता है, फिर से रेन होती है, फिर से वेपोराइजेशन हो जाता है, और एक एक दिन क्या होता है कि बहुत हैवी रेन होती है, और उस हैवी रेन से क्या हो जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स एंड ओशंस विद डिजॉल्व्ड अमोनिया। तो हमारा जो था पहले, जो वाटर क्या था, वाटर हमारा पहले वेपोराइज फॉर्म में था, अमोनिया भी नॉट वाटर, अमोनिया भी वेपोराइज्ड फॉर्म में थी। तो दोनों घुल के क्या हो जाते हैं कि जब भारी बारिश होती है तो रिवर्स और ओशंस की फॉर्मेशन होती है, और जो हमारी जो अमोनिया है इट गॉट डिजॉल्व्ड इन दोज ओशंस। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। नो, कमिंग टू द अनदर स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो हमने देखा सबसे पहले कि हमारे जो एटम्स हैं इट वाज एटॉमिक फेज। एटॉमिक फेज से हमने बात की कि हमारा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जिसमें कि हमारा वाटर और अमोनिया डिज़ोल्व होते हैं कहाँ पे, ओशंस में। नो, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में सबसे पहले जो हमारा होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इट वाज द फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच वाज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कैसे होता है उसकी हम बात करते हैं कि अर्थ जो है वो अभी कंसिडरेबली कूल हो रही है, अर्थ ठंडी होती जा रही है। कार्बन जो है वो अमिट हो रहा है। कार्बन कहाँ से अमिट हो रहा है? वॉल्केनिक एरप्शंस हो रही हैं, उसमें लावा भी है, कार्बन है, लावा है, देन हाइड्रोजन। ये तीन चीज़ें जो है वो उस टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। कार्बन, ये इन तीनों का जो सोर्स है वो कहाँ है? हमारा वॉल्केनिक एरप्शंस हैं, जिसके कारण हमारा कार्बाइड जो है उसका फॉर्मेशन होती है। नो, कार्बाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे कंबाइंड, और कंबाइंड होने के बाद वो CH2 प्लस CH2 इट गिव राइज टू CH4। CH4 का फॉर्मेशन हो जाता है, और CH4 मतलब मीथेन। एंड इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट वाज। नाउ क्या होता है कि रिएक्शंस ऑफ CH4 एंड CH2 विद एटमॉस्फेरिक एंड डिजॉल्व्ड वाटर ऑफ ओशन वाटर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। तो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा कार्बाइड और हमारा जो मीथेन है और एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट हैं, और हमारा अभी एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट हैं, और उसके बाद क्या हो रहा है कि हमारे ओशंस में क्या है कि हमारे ओशंस में NH3 है, ओशंस में वाटर में NH3 डिजॉल्व्ड है, और एट द सेम टाइम हमारा एटमॉस्फेयर में CH4 और CH2 का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अब इन सब का जो कॉम्बिनेशन है NH3 प्लस H2O प्लस CH4 प्लस CH2, इन सब का कॉम्बिनेशन किसको ओरिजिन करता है? ये ओरिजिन करता है शुगर मॉलिक्यूल्स, प्यूरीन, पिरिमिडीन एंड अमीनो एसिड्स। ये सारे के सारे हमारे कहाँ फॉर्म होते हैं? ओशंस में फॉर्म हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्शंस। अब ये इसको बोला जाता है कि ये जो था इट वाज अ टाइप ऑफ ब्रोथ। दिस ओशन वाटर वाज अ ब्रोथ, हॉट डाइल्यूट सूप और प्रीबायोटिक सूप। तो ये जो था अभी लाइफ को जनरेट करने के लिए एक तरह का हमारा एक लिक्विड तैयार है। कहाँ पे? ओशंस में, जिसमें कि शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, प्यूरिन है, पिरिमिडीन है, अमीनो एसिड्स हैं। वो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है ब्रोथ, हॉट डाइल्यूट सूप और प्रीबायोटिक सूप बोला जाता है। और इसकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी थी सेम, वी विल सी, इट वाज लाइटनिंग, वोल्केनिक इरप्शंस, UV रेज, एक्स रेज, रेडियो एक्टिव डिके। जितनी भी रिएक्शंस हो रही थी एटमॉस्फेयर में, इनका सारा का सारा सोर्स ऑफ एनर्जी ये सारी की सारी चीज़ें थी। तो हम देखते हैं कि लाइफ को जनरेट करने के लिए प्रीबायोटिक सूप जो वो रेडी है एक तरह का, कहाँ पे? ओशंस में। तो इस थ्योरी को प्रूव करते हैं लेटर ऑन। इस थ्योरी को, जो ये सारी की सारी थ्योरी है, ये इस थ्योरी को प्रूव कर रहा है कौन? मिलर एंड यूरे का एक एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें कि मिलर एंड यूरे क्या करते हैं कि एक तरह का अपरेटस तैयार करते हैं, जिसमें कि दो चैम्बर्स हैं उनके पास, दो चैम्बर, एक ओशनिक चैम्बर और दूसरा हमारे पास है द एटमॉस्फेरिक चैम्बर। तो ओशनिक चैम्बर जो है वो उसने इस तरह का डिपिक्ट किया है कि इसमें वाटर है। ओशनिक चैम्बर मतलब कि उसने उसने इसमें 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 6000 डिग्री का वाटर जो है वो उस रखा ओशनिक चैम्बर में। और एक उसने दूसरा चैम्बर लिया जिसमें कि उसने वो, जो उसके बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में, कि जो रिएक्शन होती है किसकी? वाटर की होती है, मीथेन की होती है, NH3 की होती है और हाइड्रोजन की होती है। तो एक तरह का वैसे ही माहौल तैयार किया उसने, मिलर और यूरे दोनों ने। और उन्होंने दो चैम्बर बनाए, एक ओशनिक चैम्बर और एक एटमॉस्फेरिक चैम्बर। एटमॉस्फेरिक चैम्बर में उसने सारे के सारे ये एलिमेंट्स रखे, और यहाँ पे उसने पानी रखा। अब उसने क्या देखा? उस एक्सपेरिमेंट को उसने 17 दिन के लिए छोड़ दिया, 17-18 दिन के लिए उसने छोड़ दिया। और उसके साथ उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रोड्स लगाए। इलेक्ट्रोड्स को 800 डिग्री टेम्परेचर, स्पार्क क्रिएट करने के लिए 800 डिग्री टेम्परेचर जो है वो उसके एनर्जी प्रोवाइड की गई इलेक्ट्रोड्स के। नो, अब देखता है 18 दिन के बाद कि अमीनो एसिड्स वर फाउंड इन द कूल्ड वाटर एट द ट्रैप। यहाँ पे उसने देखा कि 18 दिन के बाद अमीनो एसिड्स जो है वो उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये एक तरह का, इसका मतलब कि उसने प्रूव किया इस चीज़ को कि 6000 टेम्परेचर उसने जनरेट किया। उसके बाद उसने उसी तरह का एटमॉस्फेयर जनरेट किया, और देखते हैं कि अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसने कि जो ओपेरन हाल्डिन का जो